नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ग्लोब स्टडी पर आपका। लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए हम हिंदी की जो क्लासें हैं वो कंटिन्यू आपके लिए लेकर के आएंगे। अभी तक कुछ विलंब था, कुछ समस्याएं थी, इसीलिए मैं आपके सामने नहीं आ पा रहा था। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद आपको रोज एक हिंदी की वीडियो मिलेगी। और आप एक काम करें, एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि दोस्तों अगर आप ग्लोब स्टडी से हिंदी पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आपको लगे कुछ कमियां हैं, आपको समझ में ना आए या आपको लगे कि आधा अधूरा पढ़ाया जा रहा है, तो आप तुरंत चैनल छोड़ सकते हैं। और अगर आपको लगे दोस्तों कि जो आपको चाहिए था वो आपको पूरा मिल रहा है, कुछ भी नहीं छूट रहा है, आपको समझ में भी अच्छा आ रहा है, तो वीडियो पहले आप देखिए। उसके बाद अगर आपको समझ में आती हैं बातें तो अंत में दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और कुछ अगर सुझाव हमें देने हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें कमेंट करें, और कमेंट करके मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। जो भी मुझे लगेगा मैं आपकी बातों को फॉलो करूंगा और निश्चित ही मैं उन्हीं सुधारों के साथ अगली वीडियो में आपके सामने आऊंगा। इससे पहले हम वीडियो इसका लेखपाल भर्ती का हिंदी का जो एक वीडियो था उसमें हमने जाना था हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और इसकी जननी कौन है, आदि जननी कौन है, या फिर हिंदी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हिंदी दिवस कब से मनाया गया, क्यों मनाया गया, और जो विश्व हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है। ये लगभग छोटी बातें हमने पहले वीडियो में जब शुरुआत की थी तो हम कर चुके थे। आज जो हमारा दूसरा वीडियो है इसमें हम वर्णमाला की क्लास करेंगे। अगर दोस्तों आपने वर्णमाला पहले कहीं पढ़ी है तो भी आप वीडियो देखें, अगर आपने वर्णमाला कहीं नहीं पढ़ी है तो भी आप वीडियो देखें, क्योंकि दोस्तों ये मेरा दावा है कि आपने कहीं भी कहीं भी अगर वर्णमाला की क्लासें आपने पढ़ी हैं किसी भी कोचिंग सेंटर पर, किसी भी यूट्यूब चैनल पर, तो आप विश्वास मान लीजिए कि आपको ऐसे नहीं पढ़ाया गया होगा जैसे कि हम आपको आज बता देंगे। आपको खुद ही ये एहसास हो जाएगा दोस्तों। एहसास हो जाए तभी चैनल सब्सक्राइब करना, वरना जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि टाइम आदमी का बहुत कीमती होता है। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका बिना फालतू में टाइम वेस्ट करूं, तो इसलिए आपको अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ा है, वर्णमाला की पहली क्लास आज हम करेंगे। इससे अधिकतर सवाल पूछे ही जाते हैं, और अगर आपने वर्णमाला की क्लास आज पढ़ ली या फिर आने वाले 2 या 3 दिनों में जो वर्णमाला हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको एक चैलेंज दूंगा दोस्तों कि आप किसी भी बुक से, कोई भी बुक अवेलेबल जो आपके पास हो या मार्केट से आप खरीद करके लाएं, एक भी सवाल आपका गलत हो जाए वर्णमाला पढ़ने के बाद, एक भी सवाल, मैं एक भी सवाल की बात कर रहा हूं, अगर एक भी सवाल आपका गलत हो जाए तो उसी दिन चैनल छोड़ देना दोस्तों। और जितने दोस्तों में आपने शेयर किया हो, आप वहां पर भी स्पेशल फोन करके कह देना कि वहां पर चैनल को जो है छोड़ दीजिए, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है अगर एक भी सवाल गलत हो जाता है तब। तो इसलिए ये मेरा विश्वास है कि आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितना मैं यहाँ समझाऊंगा उसका 10 या 15 मिनट आपको घर पे देना होगा, क्योंकि इतना मैं आपके लिए नहीं छोड़ूंगा कि आपको उसको पूरा दिन रटना पड़े या 2 से 3 घंटा रटना पड़े। मैं इस तरीके से आपको समझा दूंगा कि 15 से 20 मिनट में ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप देखेंगे देखते ही देखते 3 दिन के अंदर अगर दोस्तों 3 सवाल आए, 4 सवाल आए वर्णमाला से, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने कहीं पढ़ी है तो भी आप वीडियो देखें, और नहीं पढ़ी है तो भी आप वीडियो देखें। एक बार आप ग्लोब स्टडी पर पढ़कर नोट्स बना लीजिए अपने हिंदी के, कभी भी आपको कहीं भी हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की शुरुआत करते हैं भाषा से। भाषा से इसलिए शुरुआत करेंगे दोस्तों क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं, कोई भी अगर टॉपिक शुरुआत करता हूं तो मैं बिल्कुल शुरू से शुरू करता हूं। मैं ये मान करके चलता हूं कि आपने अभी तक कहीं भी चीजें नहीं पढ़ी हैं या अच्छे से समझ में नहीं आई हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूं। भाषा से शुरुआत करते हैं दोस्तों। अधिकतर सवाल आपसे पूछा जाता है कि भाषा में प्रत्यय क्या है। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा में प्रत्यय क्या है, तो आपने जो अभी तक पढ़ा है या सुना है वो ये पढ़ा है कि भाषा तो खुद एक शब्द है, इसमें प्रत्यय क्या होगा। क्योंकि प्रत्यय तो आपको पता है प्रत्यय क्या होता है। किसी भी मूल शब्द में जब पीछे से कोई मूल शब्द के पीछे कोई एक वर्ण जुड़ता है, उसका थोड़ा सा मीनिंग जो है बदल जाता है, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यानी मूल धातु में जुड़ने वाला जो अन्य वर्ण होता है उसी को हम प्रत्यय बोलते हैं, जिसका अपने आप में वैसा कोई खास मतलब नहीं होता, लेकिन शब्द में अगर वो जुड़ जाए तो उसका वो मतलब बदल देता है।
तो अगर हम बात करें भाषा की, तो हमने शुरू से क्या पढ़ा है, भाषा ही पढ़ा है और भाषा ही सुना है, तो हमें चीजें समझ में नहीं आती कि भाषा में क्या प्रत्यय हो सकता है। तो इसलिए आप मेरी बात ध्यान से सुनना कि भाषा जो है वो संस्कृत के भाष शब्द से बना है। कहां से बना है? संस्कृत में एक शब्द होता था, संस्कृत में एक शब्द होता था भाष, ये भाष शब्द हुआ करता था और इसी भाष से बन गया भाषा। भाष से क्या बन गया? भाषा। अब इसमें क्या हुआ, और इसका भाष का अर्थ क्या होता था? इसका अर्थ होता था बोलना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाष का अर्थ क्या है, तो भाष का अर्थ होता था बोलना, भाष से ही बन गया भाषा। तो अगर आपसे आज के बाद अगर पूछा जाए कि भाषा में प्रत्यय क्या है, तो आप तुरंत बता देना कि बड़ा आ जो होता है वो भाषा के अंदर प्रत्यय होता है। भाष में बड़ा आ प्रत्यय लगा, तब जाकर के ये भाषा बना। तो इसलिए भाषा जो है, भाषा क्या है, भाषा में मूल शब्द क्या है? अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि भाषा में मूल शब्द क्या है, तो आप भाषा में मूल शब्द बताएंगे भाष। भाष मूल शब्द है और मूल शब्द में आ लगने से ही बना है भाषा। इतना आप समझ के चलना। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। आपसे पूछा जाता है कि भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या होती है। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या होती है। तो अगर आपने पढ़ा है तो भी ठीक है, और अगर नहीं पढ़ा है तो आज बड़ी तो बड़ी हम छोटी तक की बात कर लेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, आपके सामने भी अगर आपने एग्जाम दिया होगा जिसमें हिंदी आती है, तो आपको समझ में आ गई होंगी चीजें कि हाँ ये वही कॉन्सेप्ट चल रहा है जो आपके सामने आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या होती है, तो आप कहेंगे वाक्य होता है। सार्थक इकाई होती है। अगर आपसे पूछ ले भाषा की इकाई, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता सार्थक। उस सार्थक का अर्थ क्या हुआ? सार्थक का अर्थ होता है अर्थ सहित, अर्थ सहित। तो इसलिए कोई भी ऐसा शब्द जिसका अर्थ ना हो वो शब्द नहीं होता है। तो ऐसे ही वाक्य की कहानी है। भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य होती है, जो अपने आप में पूर्ण होता है, पूर्ण वाक्य बन जाता है और हमें बात समझ में आ जाती है। तो भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या होगी? वाक्य। और वाक्य से जो छोटी इकाई होती है दोस्तों, वो होती है उपवाक्य। उपवाक्य क्या है, इसके बारे में हम तब चर्चा विस्तार से करेंगे जब हम वाक्य भेद पढ़ेंगे। वाक्य भेद में हम जानेंगे उपवाक्य क्या होता है। उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आश्रित उपवाक्य और एक होता है प्रधान उपवाक्य। ये हम बाद में डीपली चर्चा करेंगे इस बारे में, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं भाषा। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य, उससे छोटी इकाई उपवाक्य, और इससे जो छोटी इकाई होती है वो होती है पदबंध। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये पदबंध क्या होता है। तो पदबंध एक ऐसे शब्दों का समूह होता है जो किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात चल रही होती है। जैसे कि बहुत तेज दौड़ने वाला लड़का, बहुत तेज दौड़ने वाला, ये चार शब्दों का जो एक समूह बना, तो ये पदबंध हो गए। चार पद हैं, इन चार पद हैं, इन पद कह लो या शब्द कह लो, इन चारों को जोड़कर जो एक चीज अगर हम कहें तो वो होता है पदबंध। तो किसके विषय में चर्चा चल रही थी? छात्र की। बहुत तेज दौड़ने वाला छात्र, छात्र की जो चर्चा की चार शब्दों से की, तो इन चार शब्दों का जो समूह कहलाया वो कहलाया पदबंध। पदबंध से जो छोटी इकाई होती है वो होता है पद, और इसको आप सरल भाषा में कह देते हैं शब्द। शब्द का ही दोस्तों दूसरा रूप पद होता है, या पद को ही हम शब्द कहते हैं। तो ये हो गया वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद। और पद से जो छोटी इकाई होती है उसे हम कहते हैं अक्षर, और अक्षर से जो छोटी इकाई होती है, या फिर अक्षर से तो छोटी है लेकिन भाषा की भी सबसे छोटी है, वो क्या है? उसे कह देते हैं हम ध्वनि। उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कह देते हैं, या फिर किसी को हम वर्ण कह देते हैं। ध्वनि का ही दूसरा अगर शब्द हम देखें तो वर्ण ही ध्वनि है और ध्वनि ही वर्ण है। अगर आपसे अब यहाँ पर पूछा जाए भाषा की सबसे बड़ी इकाई, आप कह देंगे वाक्य। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कह देंगे ध्वनि होती है या फिर वर्ण होता है। कभी भी आपको ऑप्शन में ये दोनों चीजें साथ नहीं मिल सकती, ध्वनि और वर्ण। अगर पूछा जाए सबसे छोटी इकाई, आप सोच रहे होंगे कि दोनों ही ऑप्शन अगर ऑप्शन में है, ध्वनि भी वर्ण भी, तो ये आपकी गलती नहीं है, ये विभाग की गलती होगी।
वहां पर आपको दोनों ही रूप में आंसर मिल जाएगा, चाहे आप भिन्न लगा करके आए चाहे आप बड़ लगा के आए, आपको दोनों का ही अंक मिल जाएगा। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं होती है, वर्ण या भिन्नी एक ही ऑप्शन मिलेगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे अक्षर और शब्द में क्या अंतर होता है, वो सॉरी अक्षर और वर्ण में, अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है। क्योंकि कभी कभी हमने देखा होगा कि हम आम भाषा में वर्ण को ही अक्षर कह देते हैं कि यहाँ पर एक अक्षर लिखो तो हम ऐसे लिख देते हैं कि एक अक्षर हो गया, जबकि ये गलत होता है। तो अक्षर और ध्वनि इसमें कितना अंतर है, या अक्षर और वर्ण में जो सामान्य अंतर है वो क्या है। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है राम, यहाँ पर एक शब्द लिखा है राम। राम में अगर हम अक्षर निकालें और राम में अगर हम वर्ण निकालें तो क्या होगा। अक्षर है इसमें दो, रा है प्लस माँ है। तो ये अक्षरों की बात करें कि राम में कितने अक्षर हैं तो आप कह देंगे 2 हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें वर्ण कितने हैं तब आप बताएंगे कि रा है, फिर बड़ा आ है, फिर माँ है, फिर छोटा आ है। कुल मिलाकर 4 वर्ण राम के अंतर्गत आते हैं। आपने देखा होगा कि आप जैसे कोई शब्द लिखें प्यार, तो अधिकतर आपने देखा होगा कि हम ये जो हमने शुरू में पा से शुरू करा है इसे हम आधा पा बोलते हैं, आधा पा बोलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, पूरा पा बना करके नीचे हलंत लगा दें और इस तरीके से लिख दें तो अभी भी ये ठीक है, क्योंकि जिस वर्ण के नीचे हलंत लग जाता है इसका मतलब यह हो गया कि वो स्वतंत्र हो गया, आधा हो गया। उसके अंदर जो एक स्वर विद्यमान था वो अब नहीं रहा है। क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई भी व्यंजन वर्ण हो, व्यंजन वर्ण हो, उसके वो संभव ही नहीं है पूरा बन जाए, कब तक, जब तक कि उसमें छोटा आ शामिल ना हो। जब तक छोटा आ शामिल नहीं होगा वो पूरा वर्ण नहीं कहलाएगा। अगर हम किसी भी वर्ण में किसी भी व्यंजन वर्ण की बात करें तो उसके अंदर छोटा आ विद्यमान रहता है। चाहे आप का की बात करें तो का, इसमें वर्ण की अगर आप बात करें वर्ण कितने हैं तो इसमें का, आधा का और प्लस आ, इसमें आ मिला हुआ है। क्योंकि यहाँ पर आप सोच रहे होंगे माँ तो पूरा था, इसमें आ कहाँ से आ गया। जैसे कि ये यहाँ पर मैंने लिखा है तो इसलिए ये मैंने आपको समझाया कि कोई भी व्यंजन वर्ण हो उसके अंदर आ मिला हुआ अवश्य होता है। आ के मिलने से ही वो पूर्ण कहलाता है, अन्यथा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आधा कहते हैं। जैसे कि प्यार मैंने यहाँ पर लिखा और प्यार मैंने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ तो आपको आधा दिख रहा है लेकिन यहाँ आपको पूरा दिख रहा है। लेकिन हलंत लगने से क्या हुआ कि ये इसमें से जो आ ये विद्यमान था, जैसे कि पा अगर मैं यहाँ लिख दूं, इसमें वर्ण अगर हम अलग करें तो पा और आ ये 2 अलग अलग वर्ण आ जाएंगे। हलंत लगने से अब इसमें से आ निकल गया, 2 वर्णों का ये समूह था। तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात आती है शब्द की। बात अगर शब्द की आए तो आपसे कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है और प्रबल संभावना है कि आपसे आगे भी पूछा जाएगा। दोस्तों अगर आप ग्लोब स्टडी पर हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपका एक भी सवाल मैं गलत होने दूंगा। दोस्तों चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़ जाए या कुछ भी करना पड़ जाए, कितना भी घंटे, कितनी भी किताबें मुझे खंगालनी पड़ जाए जो शायद मेरी सोच से परे हो, जहां तक मैं भी नहीं पहुंच पाया हूं, तो विश्वास कीजिए दोस्तों ये जो यहाँ पर लिखा है 25 में से 25 अंक, ये आपका सपना है और ये आप मेरे साथ रहकर अगर पूरा करते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर मेरे माध्यम से ये आपका सपना पूरा होता है। क्योंकि दोस्तों सपना आपका है लेकिन मेहनत मुझे करनी है। जितनी मेहनत मैं करूंगा बस थोड़ी सी आप मेरे साथ कर लेना दोस्तों। ये टारगेट आपके कदमों में ना गिरा दूं तो कह देना, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, थोड़ा सा विश्वास दिखा देना, थोड़ा सा, ताकि मुझे लगे कि आप भी मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। या जैसा मैं सोचता हूँ, मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया था कि दोस्तों चैनल अभी नया है। चैनल नया होना इस बात की निशानी नहीं है कि मतलब चैनल नया है तो जो हमारे सामने बंदा है वो भी नया है। दोस्तों विश्वास कीजिए, हिंदी बहुत सालों का अध्ययन है मेरा जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे, मुझे बहुत सारी कमियां लगी, इसलिए मुझे लगा कि मैं अगर आपकी कुछ सेवा कर सकता हूं
तो मैं ज़रूर आपके सामने आऊँ। तो इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। परिवार बहुत छोटा है अभी, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। और अगर ऑनलाइन पढ़ाने का मेरा अभी नया ही अनुभव है, कोई अगर कमी आपको दिख रही है तो आप कमेंट भी कर दें, क्योंकि दोस्तों जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ या क्या मुझसे गलती हो रही है। तो इसलिए दोस्तों आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखना, थोड़ा धैर्य बनाए रखना, विश्वास थोड़ा सा दिखा देना, क्योंकि दोस्तों विश्वास पर ही सब कुछ है। तो इसलिए हम बात कर रहे थे शब्द की। शब्द किसे कहते हैं? तो आपसे अगर कह दिया जाए कि वर्णों का समूह, दो बातें मैं आपके सामने लिखूंगा कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, या फिर वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये दो बातें हैं। तो कभी कभी होता है कि ऑप्शन में जब ये वाली लाइन हमें मिलती है देखने को, तो हम तुरंत ये वाली लाइन पे क्लिक कर देते हैं, और बाद में जब आंसर की आती है चेक करते हैं तो पता चलता है आंसर ही गलत हो गया। दोस्तों वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ये बात 101% सत्य है। क्यों है? देखो दोस्तों, अगर मैंने यहां पर लिख दिया, क्या लिखूं, मतलब का ना टा, इस तरीके से करेक्ट लिख दिया, या कुछ भी आप हा अड़ा और ये वाला अड़ा कुछ भी आप लिख दो इस तरीके से, तो ये आप देख रहे हैं ये वर्णों का समूह है। वर्णों का क्या है? समूह है। समूह क्या होता है? वर्णों जब 2-3 वर्ण एक साथ आते हैं तो समूह बोलते हैं। ये वर्णों का समूह है, हा अड़ा अड़ा। तो क्या ये शब्द बना? इसका कोई अर्थ होता है? या आपसे कोई इस तरीके से लिख दे कि या ये करेक्ट कुछ भी लिख दे जिसका कोई अर्थ ही ना हो, बस वर्णों का समूह हो, क्या वो शब्द हो जाएगा? वो शब्द नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक कि उसका अर्थ ना हो, जब तक कि वो सार्थक ना हो। इसलिए दोस्तों कभी भी ये अगर आपको मिले, ये लाइन आपको ऑप्शन में मिले, आप बिल्कुल भी मत लगा के आना ये 101% गलत है और ये 101% सत्य है। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया शब्द, तो ये भी तो वर्णों का समूह है। शब्द जो मैंने आपके सामने ये लिखा है, ये भी तो वर्णों का समूह है। इसमें सा है, आधा बा है, फिर दा है। इन 2-3 शब्दों से, वर्णों से मिलकर जो बना है ये शब्द बना है। तो इसका एक अर्थ तो है। जैसे ही आपके सामने शब्द आपके कान में सुनाई दिया, आपको तुरंत समझ में आ गई कि शब्द किसकी बात चल रही है। तो इसलिए दोस्तों हर वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता हो वही शब्द कहलाता है। ऐसा नहीं है कि वर्णों का कोई भी समूह हो वो शब्द कहलाएगा, ये बात गलत हो जाती है। तो इसलिए आज आप ये गांठ बांध लो कि वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं, ना कि वर्णों के समूह को। तो ये छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं दोस्तों, जो आपको हमेशा याद रखनी है। और जैसा कि आपने देखा है, आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि 100 साल तक नहीं बोलेंगे। दावा है दोस्तों, 100 साल तक नहीं बोलेंगे, गारंटी है। थोड़ा सा बस 1-2 वीडियो में मेरा साथ दे दीजिए, आपको खुद एहसास हो जाएगा दोस्तों कि जो बात लिखी है वो 101% सही है। क्योंकि अभी हम वर्णमाला पे नहीं पहुंचे हैं, अभी तो हम केवल भाषा की जो चीजें हैं उससे जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें उन्हें हम कवर कर रहे हैं। वर्णमाला जैसे शुरू होगी और जैसे ही आपसे पूछा जाता है वर्णों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान, वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। याद भी करते हैं, अलग अलग ट्रिक बना के याद करते हैं। वहां तक मुझे पहुंचने दो। एक बार पढ़ने के बाद अगर 100 साल तक ना याद रह जाए दोस्तों, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आप तो, हम 100 साल तो छोड़ो, जब तक भी लाइफ है, चाहे 100 से ज्यादा की हो, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, पक्का मान लीजिए आप। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी? सार्थक वाक्य। और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो ध्वनि, या फिर उसी को हम वर्ण कह देते हैं। अगर आपसे क्रम पूछे, क्रम लगाने के लिए आ जाए कि भाषा की इकाइयों का क्रम लगाइए, तो क्रम ये हमेशा याद रखना। ये इसलिए मैंने बीच में निशान लगाए हैं, जिधर मुंह खुला हुआ होता है वो बड़ा होता है, और जिधर मुंह छोटा होता है वो बंद होता है, वो छोटा होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब बात आती है दोस्तों वर्णमाला की। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? सबसे पहले सवाल यही अगर आपसे आ जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो बिल्कुल भी ज्यादा उसमें मतलब चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। क्योंकि
जैसे भी शब्द के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, उसी तरीके से अगर हम वर्णमाला की बात करें कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इसमें भी दो बातें निकल के आती हैं। क्या आती हैं कि वर्णों के समूह को, एक चीज आई वर्णों के समूह को, जो जैसे कि अभी मैंने आपके सामने लिखा था, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये वाली बात ठीक है। या फिर दूसरी बात जो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित समूह को, इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं? ये दोनों बातें अलग अलग हैं। तो इसमें जो सही आंसर आपका होगा वो आपका ये वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों वर्णों का समूह तो कैसा भी हो सकता है। समूह की तो बात चल रही है, समूह की अगर बात चल रही है तो समूह तो कैसा भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपके सामने वर्णों का एक समूह लगा दूं, छोटा आ, का, ना, ला, इस तरीके से मैं वर्णमाला लिख दूं, तो क्या आप कह दोगे ये वर्णमाला है? ये वर्णमाला नहीं हो सकती, क्योंकि ये व्यवस्थित क्रम नहीं है, व्यवस्थित रूप वर्णमाला का नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं इसको व्यवस्थित रूप से लगाऊं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, ये सारे स्वर लिखने के बाद फिर का, खा, गा, घा, इस तरीके से अगर मैं लिखूं तो आप कह देंगे हाँ ये वर्णमाला है। तो इसी चीज में बात छुपी है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, ना कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसलिए आप ये वाली बात भी नोट कर लें, जैसे शब्द में हमने पढ़ा था शब्द किसे कहते हैं, वैसे ही वर्णमाला में है वर्णमाला किसे कहते हैं। सीधी सी बात है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, जो एक व्यवस्था से लगे हों, उसे वर्णमाला कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब शुरुआत करते हैं वर्णमाला की, जो कि आज का टॉपिक भी है, आज का चैप्टर भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पेन और कॉपी ले लिया होगा। नहीं भी लिया है तो आप वीडियो रिवाइज करके दोबारा देखें। विश्वास कर लें बिल्कुल कि आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा दोस्तों। 25 में से 25 का टारगेट बिल्कुल पूरा होगा। ये भूल जाइए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि शायद मई माह में आपकी लेखपाल की वैकेंसी आ जाएगी। वो लॉकडाउन बढ़ गया इसलिए नहीं आ पाई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आएगी। और कुछ फेक न्यूज अभी ये भी आ रही थी कि इस साल क्या नाम है लेखपाल की वैकेंसी आएगी ही नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों कि किसी एक वित्त वर्ष में कोई वैकेंसी ना आए। ये आप गांठ बांध लीजिए कि ऐसा कोई भी वित्त वर्ष नहीं होता जो हमारा अप्रैल से मार्च तक चलता है कि उसमें कोई भी एक वैकेंसी ना आए। वैकेंसी सरकार को निकालनी ही पड़ती है, ये रूल है। तो वैकेंसी तो आएगी। और फिर दोस्तों आपको इस बात की क्यों चिंता हो रही है कि आज आए या कल आए? क्योंकि दोस्तों आपको अगर पढ़ना है, अगर आपको नौकरी लेनी है, तो ये निगेटिविटी जो होती है माइंड के अंदर, इसे आपको त्यागना होगा। आपको त्यागना होगा। आपको केवल एक ही बात समझनी होगी कि लेखपाल का जो सिलेबस है, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल का जो सिलेबस है उसे मैं नोटिफिकेशन आने से पहले ही इतना कंप्लीट कर लूंगा, इतना मजबूत कर लूंगा कि जब मैं एग्जाम हॉल के बाहर हूं तो खुद दिल के अंदर से आवाज आए एग्जामिनर के लिए, जिसने वो पेपर सेट किया है, कि आज जो मर्जी वो पूछ लो, आज हम बिल्कुल तैयार होके आए हैं, एक सवाल हम गलत नहीं करेंगे, जहां से मर्जी वहां से पूछ लो। ये फीलिंग अंदर से आनी चाहिए। तो ये कब आएगी? ये तब थोड़ी ना आएगी। आपने देखा भी होगा, मतलब तब थोड़ी ना आएगी जब आप कभी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे। ऐसे कुछ नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि आपके ही सामने 2-4 ऐसे उदाहरण होंगे। चर्चाएं भी होती हैं, पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऊपर वाला पता नहीं क्या कर रहा है, या नसीब पता नहीं कैसा है, बेचारे का नंबर नहीं आ पा रहा। पढ़ने में तो बहुत अच्छा है। ये क्या होता है? ये यही चीज होती है दोस्तों। वो उसी दिन का इंतजार करते हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम तैयारी करेंगे। लेकिन जो बच्चे कंटिन्यू तैयारी करते रहते हैं, लगातार तैयारी करते रहते हैं, जिन्हें वैकेंसी या नोटिफिकेशन कोई मतलब नहीं होता, उन्हें बस एक ही चीज से मतलब होता है कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, वैकेंसी अब आए, इस महीने आए, अगले महीने आए, मुझे हमेशा तैयार रहना है। तो ऐसे बंदे सक्सेस होते हैं जो कंटिन्यू लगातार तैयारी करते हैं। तो इसलिए दोस्तों पढ़ने वाले आप चाहे कितने भी हैं, आपकी कैचिंग पावर कितनी भी है, आपकी जो याद करने की क्षमता है वो चाहे कितनी भी है, रणनीति बहुत जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आया और आप तैयारी करने बैठ गए तो आप क्या नाम है आपका नंबर आ ही जाएगा। इसमें संभावनाएं गिर जाती हैं।
कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपके मन में भी अगर कोई ऐसा विचार हो तो आज ही त्याग दीजिए, आज से ही तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला में जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वर। और आप सब जानते हैं स्वर की जो संख्या होती है वो होती है 11। तो पहला सवाल तो यही है, आपसे पूछा भी जाता है कि स्वर कितने होते हैं। आपने आज से पहले चाहे 9 पढ़े हो, 10 पढ़े हो, 13 पढ़े हो, सब भूल जाना। एक ही बात याद रखना कि जब भी आपसे संख्या पूछी जाए आप हमेशा 11 ही लगाएंगे, क्योंकि विभाग जो मानता है वो 11 ही मानता है। और ये 11 कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और फिर रीसरी सी, उसके बाद छोटा ए, बड़ा ए। कितने हो गए? छोटा ओ और बड़ा ओ। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये टोटल आपके 11 हो जाते हैं। आपको किताबों में 13 भी देखने को मिलते होंगे, तो उसमें मैं बता दूं वो 2 कौन से जोड़ लिए जाते हैं। एक तो ये जोड़ लिया जाता है अंग से अंगूर, और एक ये आपसे जोड़ लिया जाता है ये वाला। ये 2 स्वर जोड़ दिए जाते हैं, इन दोनों को जोड़ के 13 हो जाते हैं। लेकिन मान्यता जो प्राप्त है वो इन्हें ही प्राप्त है, संख्या में हमेशा यही आते हैं, इसलिए स्वरों की संख्या जो मानी गई है वो 11 मानी गई है। ये कहाँ आते हैं ये आगे का विषय है, जब हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, तब मैं इनके बारे में आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो अभी तक के लिए इतना। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा भी कर रखा है कि आप जिंदगी में वर्णमाला नहीं भूलेंगे, तो उसका सीधा सा जो एक बात है वो मैं आपसे अभी बता दूं कि थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कोई इतना नहीं है कि मैं आपसे कोई पहाड़ खुलवाऊंगा या चीजें रटवाऊंगा, नहीं। उसमें अगर आपको स्वर याद करने हैं तो बस मेरे कहने से आप ये क्रम याद कर लो, ये आप क्रम याद कर लो। अगर ये क्रम आपने याद कर लिया तो जो मैं अभी बता रहा था उच्चारण स्थान जो आपसे पूछा जाता है कि उच्चारण स्थान छोटा आ का क्या है, बड़ा आ का क्या है, चुटकियों में याद हो जाएगा। कहीं भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में ऐसा सेट हो जाएगा कि आप जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। बस इतना याद रखना, ये क्रम जरूर आपके याद रखें। ये क्रम जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। बस इतना सा मैं आपसे चाहूंगा, और मुझे उम्मीद है आप इतना करेंगे भी। तो 11 स्वर होते हैं। अब आते हैं इनके विभाजन पर या इनकी विभक्ति पर। इन्हें हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले जो हम इनका पहला जो प्रकार पढ़ेंगे वो पहला प्रकार होगा दोस्तों मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप तुरंत कह देना 3 प्रकार के होते हैं। आप तुरंत कह देना 3 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? सबसे पहला जो है, सबसे पहला क्या है? सबसे पहले आता है, आपने देखा होगा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर होता क्या है? इसकी परिभाषा आपसे पूछ ली जाती है। परिभाषा आपसे पूछ ली जाती है, इसलिए जो मैं बोलूं ये आप लिख लेना, क्योंकि इसका जो देसी तरीके से जो हम याद कराएंगे वो तो एक अलग तरीका है, लेकिन किताबी भाषा भी थोड़ी थोड़ी हमें मालूम होनी चाहिए, कुछ पता भी हमें होना चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट अगर परिभाषा पूछ ली और हम नहीं पता उन शब्दों का अर्थ तो हम नहीं लगा पाएंगे। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। इतना आप याद करना और लिखना भी। जिन वर्णों के या जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा था कि देसी लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बताऊं तो इनमें से जो सब छोटा है ना दोस्तों, जो छोटा है वही इसमें ह्रस्व में आ जाएगा। जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और फिर रीसरी सी। ये अब यहाँ पर 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक क्या, जो मैंने अभी आपको बोला कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का स्वर लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दूसरी बात यहाँ से पूछी जाती है कि ह्रस्व स्वर की संख्या बताइए कितनी है, तो आप तुरंत बता देना
4 होती है। एक एक बात आप नोट करके चलना दोस्तों। अगर आपने एक भी बात मिस की और वही सवाल अगर आपसे पूछ लिया गया तो आप मुझे दोष मत देना कि ये चीज नहीं बताई थी। हर एक चीज बता करके चलना हूँ, संख्या भी और कौन कौन से हैं ये भी, परिभाषा क्या होती है वो भी, और फिर दूसरी बात जो हमारे समझ में आसानी से आ जाए, जिसे हम देसी भाषा कह सकते हैं, उस तरीके से मैं आपको बता के चल रहा हूँ। तो ह्रस्व क्या हो गया? छोटा स्वर कौन सा है? आप कहेंगे ये भी तो छोटा, ये भी तो छोटा है। दोस्तों ये छोटे जरूर हैं, लेकिन इनका जो मिलने का जो तरीका है ना वो थोड़ा चेंज है। संधि में ये चीज बहुत काम में आएगी कि ये किस किस से मिलके बना है, ये किस किस से मिलके बना है, ये किस किस से मिलके बना है। तो इसलिए ये वाला छोटा ए और ये वाला छोटा ओ, ये ह्रस्व स्वर में क्यों नहीं आता, ये हम आगे चर्चा करेंगे। जब संधि पढ़ेंगे तब तो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं वीडियो का अंत में भी आपको बता दूंगा ये क्यों नहीं आते। क्योंकि दोस्तों ये तो अपने ही रूप से बने होते हैं, ये जो होते हैं ये अलग अलग स्वर के मेल से बनता है, ये अलग अलग स्वर के मेल से बनता है। तो इसलिए ये ह्रस्व स्वर नहीं हुआ, ये ह्रस्व स्वर नहीं हो सकता। अब बात आती है दूसरे प्रकार का। तो दूसरे प्रकार का होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब या तो आप इन चारों को याद कर लो, आप सोचेंगे आप दीर्घ स्वर बड़ा टफ है याद करना। कहाँ है टफ? ये 4 आपने याद कर लिए, जो बचा वो सारे दीर्घ, बस इतना याद रख लो। ये 4 अगर आपके याद हैं, छोटा आ, छोटी, छोटा उरी, सरीसी, तो जो बचा वो दीर्घ, जो बचा वो सारे के सारे दीर्घ हो गए। कुछ ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, इतना ही आप ध्यान रखना। लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर पहचानिए, तो इसलिए अब जो बचा वो सब लगा दो। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। अब इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या हो गई 7। 7 और 4 11। 1 2 3 4 5 6 7। ये छोटा ए ह्रस्व स्वर में क्यों नहीं आया? क्योंकि ये खुद दो स्वर से मिलकर बना है। छोटा ए खुद 2 स्वर से मिलकर बना है, बड़ा ओ खुद 2 स्वर से मिलकर बना है। और कौन से बना है ये आपके लिए होमवर्क है, आप किताब में ढूंढे और मुझे बताएं कमेंट में कि छोटा ए और बड़ा ओ किन 2 स्वर से मिलकर बना है। ये एक है, ये एक है, ये भी एक है, ये किसी से मिलकर नहीं बने, ये अपने आप में पूरे हैं। लेकिन ये छोटा ए और छोटा ओ, मतलब ये सारे तो बने ही हैं, लेकिन ये छोटा ए ह्रस्व में इसलिए नहीं है क्योंकि ये 2 स्वर से मिलकर बना है और ये भी 2 स्वर से मिलकर बना है, इसलिए ये दीर्घ हो जाता है। अब तीसरा प्रकार यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है कि तीसरा प्रकार बताइए। तो आपने देखा होगा विलुप्त, आपने सुना भी होगा, किताबों में भी मिलता है कि विलुप्त स्वर जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो दोस्तों हाँ, एक चीज मैं भूल गया था दीर्घ स्वर में बताने की, इसकी परिभाषा भी आप हाथों हाथ लिख के चले। इसकी परिभाषा होगी दीर्घ स्वर की, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा से अधिक का समय लगे, या फिर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, या फिर ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे या फिर ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या आपसे पूछी जाए 7 बता देना, और अगर कौन कौन से हैं तो ये 7 आप याद कर लें, इनमें से ही आपका एक होगा ऑप्शन में, वही आपका ठीक हो जाएगा। विलुप्त क्या होता है? तो इसकी परिभाषा बनती है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा का समय लगता है। अब वो कितना लगता है? वो ज्यादा भी लग सकता है, बहुत ज्यादा भी लग सकता है, ये डिपेंड करता है। इसमें यहाँ मात्रा नहीं आती, बस यहाँ पर समय पूछा जाता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है वही हमारे क्या कहलाते हैं? विलुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे कि जिनका उच्चारण मतलब कहीं संवाद चल रहा है, कहीं नाटक चल रहा है, तो आपने देखा होगा बहुत तेज तेज बोला जाता है। या फिर किसी को पुकारते हैं, तो हम जब पुकारते हैं तो एक लंबी सांस में बोलते हैं, या जब ओम शब्द का उच्चारण करते हैं जैसे कि ओम, इस तरीके से बोलते हैं, तो उसे हम कहते हैं विलुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा का समय लगता है। अगर हमें ओम लिखना है लंबी सांस खींच के, तो हम इस तरीके से दिखाते हैं, आपने देखा होगा, ओम ऐसे लिखते हैं। या फिर हम किसी को पुकार रहे हैं, राम, इस तरीके से पुकारते हैं, तो उसमें जो दीर्घ स्वर से ज्यादा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? विलुप्त स्वर कहते हैं।
तो इतना आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब वीडियो थोड़ा सा दोस्तों लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, इसका अगला जो पार्ट है वो हम कल बनाएंगे। आज का तो आप ये समझ लें कि दोस्तों ये टेलर ही था, क्योंकि पूरी फिल्म हम कल पूरी करेंगे स्वर की। और ये बात आप आज ही गांठ बांध लो दोस्तों कि कल की वीडियो देखने के बाद अगर स्वर से आपका एक भी सवाल गलत हो जाए, तुरंत चैनल छोड़ देना, 1 सेकंड की भी देरी मत करना, क्योंकि कोई भी ऐसी बात जो एग्जाम में पूछी जाए और हम ना बताएं, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। नया चैनल है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा आपके सपने को पूरा करने की, लेखपाल भर्ती में 25 से 25 अंक लाने की। बस मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं, अब भी कह रहा हूं दोस्तों, अगर एक कदम मैं बढ़ाऊं तो एक कदम आप भी बढ़ाना, मिलके चलेंगे, मंजिल आपके कदमों में आ जाएगी। इसलिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। परिवार बड़ा होगा तो और ज़्यादा खुशी होगी, और ज़्यादा उत्सुकता आएगी। कमेंट जरूर करिए दोस्तों, कमेंट पढ़ने से काफ़ी अच्छा लगता है, और लाइक जब ज़्यादा होते हैं तो ये फीलिंग आती है कि हमारा जो समझाने का तरीका है या हम जो चीज़ें आप तक पहुंचा रहे हैं वो अच्छे से पहुंच रही है, आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूं कि दोस्तों चैनल जैसे आपको सब्सक्राइब करना है, तो जहां आप वीडियो देख रहे हैं तो उसे आप फुल स्क्रीन पे ना देख करके, अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं, पीसी में देख रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन आप वीडियो अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो फुल स्क्रीन पे ना देख के ना आप उसको हाफ स्क्रीन में देखिए। आप उसको हाफ स्क्रीन देखिए, आधे स्क्रीन में छोटा करके देखिए, तो आपको देखेगा कि जैसे जहां पर ये वीडियो चल रहा होगा उसी के नीचे चैनल का नाम होगा ग्लोब स्टडी, और ग्लोब स्टडी के ठीक बराबर में लिखा हुआ होगा सब्सक्राइब। ये आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा, ये आपको लाल कलर में दिख रहा होगा दोस्तों। जहां ग्लोब स्टडी दिख रहा है ठीक उसके बराबर सब्सक्राइब लिख रहा होगा। आप हाफ स्क्रीन में अगर वीडियो देखेंगे तो इसे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सेम टू सेम ऐसा हो जाएगा जैसा अभी आपको दिख रहा होगा, ये लाल से ब्लैक में आ जाएगा। और जैसे ही ब्लैक में आएगा तो बराबर में एक घंटी बनके कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगी, और इस घंटी पे आप क्लिक कर दें और फिर बराबर में आपको ऑल लिखा हुआ आएगा, उस पर आप क्लिक कर दें। कैसे बताया मैंने कि पहले लाल आ रहा होगा, उसे आप दबाएं, वो काला हो जाएगा, और जैसे ही काला होगा बराबर में घंटी आ जाएगी, घंटी पे आप क्लिक करें और ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप उसका अच्छे से भरपूर फायदा ले पाइएगा। दोस्तों मैथ की क्लासें अगर आपको देखनी है, इतनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स और प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर भी जाकर देख लें। मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, आप खुद एक बार देख लें पहले जाकर के, जो मैं मैथ की वीडियो डाला हुआ हूँ यूट्यूब पर, आप वहां पर भी जाके देखें। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आती है दोस्तों, आप पहले जाकर के देख लो, उसके बाद ही आप बताना। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।